Hello students, I hope you enjoyed a lot my previous videos which is based on subjects and parts of predicate. Now, I am going to tell you about the use of particular sentence. And now I am going to tell you about sentence. सेंटेंस की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं इस बात को मैंने बार बार बताया कि जो कुछ भी हम चाहे वो हम लिखते हैं, पढ़ते हैं या बोलते हैं, वो क्या होता है? सेंटेंस होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं सेंटेंस की, तो सेंटेंस को लिंग्विस्टिक्स ने अपनी तरीके से डिफाइन करने का भी कोशिश किया है। लिंग्विस्टिक्स क्या होता है मैंने बार बार बताया, एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो पूरी भाषा के पीछे काम कर रही है और हमेशा एक रिसर्च के माध्यम से बताती है कि कोई चीज किस प्रकार से मूव ऑन करती है। सबसे पहले मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि सेंटेंस किस प्रकार से मूव करती है। अगर मैं बात करूं सेंटेंस की, तो सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक कहलाता है एट्रीब्यूटिव, एक कहलाता है एट्रीब्यूटिव सेंटेंस और दूसरा कहलाता है प्रेडिकेटिव सेंटेंस। दोनों की अगर मैं बात करूं कि दोनों में क्या डिफरेंस है, तो नो डाउट बहुत डिफरेंस है। और अगर मैं या फिर आप इन दोनों सेंटेंसेस को ठीक तरीके से फ्रेम करना, लिखना, पढ़ना अगर सीख लेते हैं तो नो डाउट बहुत सारी मुश्किलें आसान होने वाली है। सबसे पहले जो बच्चे ये कहते हैं कि सर मुझे स्पीकिंग नहीं आती, आएगी, लेकिन उसके लिए आपको उसके बेस को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, स्पीकिंग को मजबूत करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। एट्रीब्यूटिव सेंटेंस की मदद लेनी पड़ेगी। उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है। एट्रीब्यूटिव सेंटेंस क्या होता है मैं एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले आप ये जानिए कि एट्रीब्यूटिव सेंटेंस कहीं ना कहीं किस पर्पस में यूज किया जाता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसका पर्पस ही होता है स्पीकिंग को मजबूत करना। तो सबसे पहले ये आपकी मदद करेगा किसमें? स्पीकिंग में। और दूसरी चीज ये किसमें मदद करने वाला है? आपकी राइटिंग में। ये दोनों ही बातें आप कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट मानते हो इंग्लिश के फेज को, इंग्लिश में ये दोनों ही बातें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप बराबर महसूस करते आए होंगे। लाइए मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, प्रेडिकेटिव सेंटेंस का यूज क्या है। नो डाउट जिसको आप ग्रामर कहते हो वो होल सोल लिखा और पढ़ा प्रेडिकेटिव सेंटेंस में जाता है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए ग्रामर में कौन कौन सी बातें आती हैं। तो नो डाउट कौन कौन सी बातें आती हैं उसको इस तरीके से समझिएगा। सबसे पहले जो आपका आता है जिसे आप वॉइस कहते हो, बहुत सारे बच्चे इसे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के नाम से जानते हैं। दूसरा स्पीच, दूसरा क्या है? स्पीच। इसे आप नरेशन भी कहते हो और इसको आप डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से जानते हो। तीसरा आता है ट्रांसफॉर्मेशन और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सिंथेसिस सिंथेसिस। अगर मैं बात करूं ये चार पोर्शन जब भी आपको पढ़ाया जाएगा, नो डाउट मेरा सीधा संबंध किससे होगा? ग्रामर से। लेकिन अगर मैं बात करूं स्पीकिंग और राइटिंग की, तो ये दोनों ही बातें ग्रामर से अलग हैं। बहुत सारे लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि स्पीकिंग में ग्रामर का कोई यूज नहीं है। नो डाउट यूज तो है, लेकिन कहां और किस प्रकार से ये मैं बताऊंगा आपको। तो सब इसके बाद जितनी भी क्लासेस मेरी होने वाली हैं उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई टॉपिक हो सकता है मेरे मानने के अनुसार, तो वो है एट्रीब्यूटिव सेंटेंस। नो डाउट बहुत मजा आने वाला है। अगर आप कोशिश करिएगा तो बहुत कुछ सीखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं किससे? एट्रीब्यूटिव सेंटेंस से। तो नो डाउट एट्रीब्यूटिव सेंटेंस क्या होता है, कोई ना कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में तुरंत आया होगा, ये सर एट्रीब्यूटिव सेंटेंस क्या होता है, मैं इसके बारे में नहीं जानता। तो नो डाउट आपके दिमाग में एक बात और बैठनी चाहिए, सर सेंटेंस दो प्रकार के ही क्यों होते हैं। तो आपको मैं एक चीज बता दूं, जिसे आप सेंटेंस कहते हो वो वर्ड से मिलकर बना है और वर्ड्स की जो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस है वो प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है।
अगर प्लेसमेंट की बात करी जाए तो सेंटेंस इसी बेसिस पे दो प्रकार के होते हैं, एक एट्रीब्यूटिव और दूसरा प्रेडिकेटिव। सबसे पहले जो आज आपका मेरा टॉपिक है और सबसे ज्यादा सेंट्रलाइज रहूंगा मैं, वो होगा एट्रीब्यूटिव सेंटेंस। क्या होगा? एट्रीब्यूटिव सेंटेंस। एट्रीब्यूटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस की खास बात क्या है? और नो डाउट कहीं ना कहीं इस पूरे शरीर को आपने देखा। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कोई चीज बनानी है तो आपको इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है। उसी तरीके से नो डाउट एक सेंटेंस को बनाने के लिए जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। अगर ये डिवाइडेशन आपको पता होता तो कभी भी बोलने में दिक्कत नहीं आती, कभी भी लिखने में दिक्कत नहीं आ सकती। लेकिन हमें इंग्रेडिएंट्स ही नहीं पता। ठीक है, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं और किस प्रकार से ये यूज होता है। सबसे पहले एक बात जान लीजिए कि एट्रीब्यूटिव सेंटेंस है क्या। इसका यूज आपको लिखना हो तो लिख लीजिए। इसका यूज स्पीकिंग और राइटिंग में करते हैं। दूसरा पॉइंट, अगर मैं बात करूं एट्रीब्यूटिव सेंटेंस में तो इसमें 7 मुख्य बातें होती हैं। मुख्य बातें होती हैं। ठीक है, 7 मुख्य बातों का मतलब क्या है? एक सेंटेंस में 7 के अलावा 8वां कोई सेक्शन नहीं होता। दूसरी बात, ये जो 7 बातें हैं ये या फिर इन 7 बातों को जहां सोचा जाता है वहीं बोला जाता है। अगर आपको एक इंडिपेंडेंस दे दी जाए कि जो चीज आप जहां सोच रहे हो उसको आप बोल सकते हो, नो डाउट स्पीकिंग आपको हलवा लगेगी, हलवा। तीसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो क्या है? इन 7 बातों में से जो कोई बात वर्ब के ठीक पहले सोची जाती है उसे हमेशा वर्ब के बाद बोलते हैं। ये अगर देखे जाए तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनको केवल आपको दिमाग में फीड करना है। मैं आपको एक एक करके सारी चीजें बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये 7 बातें है क्या और किस प्रकार से ये यूज होता है एक सेंटेंस में, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले इन 7 बातों को धीरे धीरे करके हमें आपको सीखना है। और अगर आप इन चीजों को अपने दिमाग में बैठाने में कामयाब रहे तो नो डाउट स्पीकिंग बहुत आसान लगेगी। सबसे पहली बात का नाम क्या है? सबसे पहली बात कहलाता है वर्ड। इसको आप पढ़ भी चुके हैं और ये भी आप जानते हैं कि किसी सेंटेंस का निर्माण शब्द से होता है। लेकिन ये शब्द क्या, जो अकेला रह जाता हो उसे हम शब्द कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा किंग, जैसे मैंने कहा रिवर, जैसे मैंने कहा देन, एटसेट्रा। इस प्रकार से कई सारी चीजों को आप सोच भी सकते हैं। तो सबसे पहली बात का क्या नाम था? वर्ड। आइए दूसरी बात क्या है उसको समझिए। दूसरी बात को हम एट्रीब्यूटिव सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट। दूसरी बात का नाम क्या है? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट बेसिकली होता क्या है? इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। वन इज प्रीपोजिशन। इसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूं। अगर आपको प्रीपोजिशन नहीं समझ में आता है तो कुछ बेसिक प्रीपोजिशंस की चर्चा मैंने पहले की है, उन वीडियोस से जाकर इसको देख सकते हैं। तो आइए, प्रीपोजिशन और दूसरा क्या है? नाउन। मैंने आपसे पहले भी बताया है ये प्रीपोजिशन होता क्या है। आइए, इसके नाम से पता चलता है प्री, फिर आपको दिखाई दे रहा होगा पोजीशन। जिसकी पोजीशन प्री होगी, प्री मींस पहले होगी और पोजीशन का मतलब स्थान।
जिसका स्थान नाउन से ठीक पहले होगा उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। और पोजीशन का मतलब साफ साफ है जो इसके कहीं ना कहीं स्थिति को दर्शाता हो। तो आइए कुछ एग्जाम्पल क्रिएट करता हूं और मैं आपको, जैसा कि मैंने ये बताया है कि इंग्लिश का जो इतिहास है वो कहाँ से जनरेट हुआ उसको भूलिएगा नहीं, और आपको काफ़ी मदद करने वाला है, वो पुराने वीडियोस आपकी काफ़ी मदद करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे लिखा है मेज पर। क्या लिखा है? मेज पर। ऐसे एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, सड़क के किनारे। सड़क के किनारे, कहीं ना कहीं मेज पर अगर बात देखी जाए ध्यान से तो इसमें पर क्या है? प्रीपोजिशन, और ये क्या है? नाउन। ठीक है, दूसरे वाले एग्जांपल में आपको दिखाई दे रहा होगा के किनारे, इसमें क्या है? प्रीपोजिशन, और किसके बारे में कहा जा रहा है? सड़क के बारे में, तो ये क्या होगा? नाउन। और इसको पूरी तरीके से आप ऐसे समझिए कि उल्टा, हम हिंदी में जैसा लिखते हैं इंग्लिश में जस्ट उसका उल्टा। फॉर एग्जाम्पल प्रीपोजिशन इसमें पहले आएगा, होगा क्या? ऑन टेबल, ऑन टेबल। इसी तरीके से सड़क के किनारे, प्रीपोजिशन ये इसलिए इसकी स्पेलिंग सबसे पहले होगी, हो जाएगा क्या? बिसाइड, बिसाइड रोड, बिसाइड रोड। इस प्रकार से कॉम्प्लीमेंट को आपने लिखना सीखा। ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं, मैं एग्जांपल में बोल दे रहा हूं, आप इसको नोट करिए और खुद बनाइए। परिवार के लिए, बच्चों के साथ, बच्चों के साथ, मेज के नीचे, दीवार के पीछे, इस तरीके से कई सारे एग्जाम्पल आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो। आई होप ये आप जरूर करेंगे। इस प्रकार से आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट को लिखने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तीसरी और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो उसका नाम आप जानिए। तीसरा क्या है? अगर मैं बात करूं तीसरी बात जो एट्रीब्यूटिव में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो है जीरंड क्लास। क्या है? जीरंड क्लास। बात आती है जीरंड क्लास क्या होता है सर? जीरंड क्लास की अगर मैं बात करूं तो जीरंड पहले क्या होता है, पहले ये समझिए, क्लास को बाद में। सबसे पहले जीरंड, अगर किसी क्रिया में, अगर किसी क्रिया में कर लग जाए या फिर करके लग जाए तो इसी को आप जीरंड कहते हैं। ठीक है, और इसे लिखते कैसे हैं? कुछ नहीं करना है, जिसे आप मेन वर्ब कहते हो, इसकी रूट में, इसकी रूट में आपको क्या लगा देना है? इन, और इसी को हम क्या कहते हैं? जीरंड। एक और, इसी को हम क्या कहते हैं? जीरंड कहते हैं। आइए, क्लास क्या होता है? क्लास देखिए होता क्या है। बेसिकली ये तीन टर्म्स में आप आसानी से समझ जाएंगे होता क्या है। जैसे अगर मैं बात करूं क्लास की, तो क्लास एक वर्ड हो सकता है। वर्ड को सिंप्लीफाइड कर देता हूं, आप ऐसे समझिए, क्लास नाउन होता है। दूसरा, क्लास कॉम्प्लीमेंट होता है। क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। सिंगल देखा जाए तो वर्ड हो सकता है, दूसरा कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, और ऐसा कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन भी आपके दिमाग में आ रहा होगा। क्या ऐसा भी हो सकता है वर्ड और कॉम्प्लीमेंट साथ में आ सकते हैं? नो डाउट आ सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप वर्ड और फिर क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल क्रिएट करूंगा तो शायद ये सारी बातें आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे लिखा है करके। जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूं, फुटबॉल। फुटबॉल खेलकर, फुटबॉल खेलकर। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे फूल तोड़ करके, फूल तोड़ करके। ध्यान से देखिएगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि जैसा आप हिंदी में बोलते हैं वैसा इंग्लिश में नहीं होता, आपको उसका उल्टा चलना पड़ेगा। अच्छा, बात आती है उल्टा क्यों चलना पड़ेगा सर? मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश का संबंध हिब्रू से है। हिब्रू क्या है? कहीं ना कहीं उर्दू के समकक्ष एक भाषा है जो दाएं से बाईं ओर मूव ऑन करती है। तो नो डाउट खेल कर की स्पेलिंग क्या होगी? प्लेइंग। प्ले इंग लगाएंगे हो जाएगा प्लेइंग। आपने जीरंड लिख दिया, फिर आपको क्या लिखना है? आपको क्लास लिखना है। क्लास में आपको नाउन मिला तो हो जाएगा क्या? प्लेइंग फुटबॉल, प्लेइंग फुटबॉल। एक जो दूसरा एग्जांपल है, कहीं ना कहीं लिखा है फूल तोड़ करके, तो तोड़ करके की स्पेलिंग क्या होगी? प्लकिंग, फिर क्या बचा? फ्लावर, हो जाएगा प्लकिंग फ्लावर। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसको बी के साथ देखते हैं, यानी कि कॉम्प्लीमेंट के साथ। एग्जांपल देखिएगा, जैसे घर में
घर में रहकर, घर में रहकर। और एक एग्जांपल लेते हैं, पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे बैठकर, बैठकर। आपको कहीं ना कहीं इसको आसान तरीके से आप समझिए कि इसका नाम चूंकि जीरण क्लास है, और एक बात क्लियरली समझिएगा, इंग्लिश एक सिस्टमेटिक लैंग्वेज है। सिस्टमेटिक लैंग्वेज का मतलब क्या, जैसा इसको कहा गया, जैसा डिफाइन किया गया, ये ऐसे ही मूव ऑन होती है। इसका नाम क्या है, जीरण फिर क्लास। तो नो डाउट इसमें जीरण क्या है, रहकर, तो ये क्या है, जीरण। और इसमें क्लास इसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में दिख रहा है। तो नो डाउट इसको भी हम क्या करेंगे, उल्टा ट्रांसलेट करेंगे। रहने की स्पेलिंग क्या होती है, लिव, हो जाएगा क्या, लिविंग। घर में तो हो जाएगा इन होम, लिविंग इन होम। पेड़ के नीचे बैठकर, बैठने की स्पेलिंग क्या होती है, सिट, हो जाएगा सिटिंग अंडर ट्री, सिटिंग अंडर ट्री। आपने क्या देखा कि जो चीजें हिंदी में आपको दिखाई दे रहा होगा, क्लास पहले आ रहा है और जीरण बाद में आ रहा है, जबकि इंग्लिश में क्या है, जीरण पहले आ रहा है और क्लास क्या हो रहा है, बाद में। और कुछ एग्जांपल लेते हैं। सी, जो आपका सेक्शन सी था उस पर फोकस करिएगा, पूरी तरीके से फोकस आपका सेक्शन सी पर होना चाहिए। एग्जांपल देखिए, इसमें क्या है कि जीरण के साथ वर्ड और कॉम्प्लीमेंट दोनों का यूज करना है। जैसे एग्जांपल है, देखिए, बाजार से, बाजार से, इतनी बात क्या दिख रही होगी, कॉम्प्लीमेंट के रूप में। ये क्या हुआ, फल, ये क्या है, नाउन के रूप में, यानी कि वर्ड बोल दिया, और यहां पर मैंने लिख दिया लाकर। तो आपको दिख रहा होगा जीरण। जीरण क्या, जब क्रिया में कर या करके लग जाए, उसके ठीक पहले आपको क्या दिख रहा है, नाउन। नो डाउट इससे पहले पढ़ाया कि अगर जीरण से ठीक पहले नाउन आया तो उसका क्लास होगा, और क्लास नाउन ही नहीं कॉम्प्लीमेंट भी होता है। अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन में आएंगे तो ये दोनों इसका क्या कहलाते हैं, क्लास, यानी कि पूरी बात इसका क्या कहलाएगी, क्लास। लाने की स्पेलिंग क्या होती है, ब्रिंग, क्या होती है, ब्रिंग, हो जाएगा ब्रिंगिंग। फल को कहेंगे फ्रूट, फ्रॉम मार्केट, फ्रॉम मार्केट। कहीं ना कहीं आपको चीजें बड़ी आसान लग रही होंगी, और लगनी भी चाहिए, क्योंकि टर्मिनोलॉजी अगर समझ में आ जाए तो इंग्लिश एक बहुत ही इजी लैंग्वेज है। तो जीरण क्लास आपने लिखना सीखा, कुछ और एग्जांपल्स को क्रिएट करिएगा। जितना इन्वेंट करेंगे, जितना डिस्कवरी आपके अंदर होगी, जितना एनालिसिस आप करेंगे, उतना आप सीखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और आपको आने वाली वीडियो का भी इंतजार रहेगा, क्योंकि मैं इसका सेकंड पार्ट भी डालूंगा। और चूंकि इसमें 7 बातें होती हैं, मैंने 3 का कंक्लूजन आज आपके सामने रख दिया है। 4 बातें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, क्या सीखने के लिए। मैंने आपको बताया कि एट्रीब्यूटिव सेंटेंस का जो सीधा संबंध है वो किससे है, स्पीकिंग देन राइटिंग। अगर आप स्पीकिंग को सच में सीखना चाहते हैं तो इन 7 बातों को सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आई होप कि आई एम गोइंग टू वाइंड अप माय टॉपिक। जय हिंद, जय भारत।